जय हिंद स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में यह पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ह्रास का क्या आशय है, ह्रास के लिए प्रबंध करना क्यों आवश्यक है। व्हाट इज डिप्रिसिएशन, व्हाई अरेंजमेंट इज नीडेड फॉर डिप्रिसिएशन। यानी कि आपको पूछ रहा है जो ह्रास क्या होता है और ह्रास हम क्यों लगाते हैं, ह्रास का प्रबंध हमें क्यों करना है। ठीक है, तो इससे पहले के जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं सभी वीडियो आप जरूर देख लें, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये आपके मर्जी पर है। आप सभी वीडियो को 1 से 2 बार कम से कम देख लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। थ्योरी में एक एक डिस्कस कर रहा हूं और शाम तक सभी बीबीए क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे। 2-3 इसके बाद बचता है, 4 तो हम अपलोड कर ही देंगे। चलिए, तो हम सिंपल वे में पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे जो क्या दिया हुआ है गेस्ट पेपर में। डिप्रिसिएशन हम सभी जानते हैं, जब हम कोई नया संपत्ति, नया एसेट लेते हैं तो उसका दाम कुछ ज़्यादा होता है। कुछ दिन उसका हम उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम उसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो उसका मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। ये जो उनके मूल्य में जो कमी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। यानी कि किसी अस्थाई संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है उसको हम लोग ह्रास बोलते हैं। और कमी का कारण क्या है हम सभी जानते हैं। जो मशीन जब चलेगा तो उसमें घिसावट आएगी, टूटेगा, ठीक है, और प्रचलन हो जाएगा, मतलब उस एसेट का अब के समय में कोई वैल्यू नहीं है, इससे भी दाम घट जाता है। तो ओवरऑल यही बात है, जो अगर किसी संपत्ति में अगर दाम में कमी होती है उसको हम लोग बोल देते हैं डिप्रिसिएशन। और एक अस्थाई संपत्ति है भूमि, जिस पर ह्रास नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दिन बढ़ने से जमीन का दाम बढ़ता है। हम सभी लोग जानते हैं जो आज जो जमीन का वैल्यू है कल उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा होगा, यानी कि उसका दाम घटेगा नहीं बल्कि डे बाय डे बढ़ता ही जाता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या है। किसी भी संपत्ति का निरंतर उपयोग होते रहने के कारण उसके मूल्य में गिरावट आना स्वाभाविक है, सामान्य बात है। ठीक है, प्रायः देखा जाता है किसी मकान, मशीन, यंत्र की उपयोगिता कुछ वर्षों के निरंतर प्रयोग के पश्चात उतनी नहीं रहती जितना कि प्रारंभ में थी। मशीन ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, उस पर टूट फूट होता है, ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखभाल एवं मरम्मत के लिए उचित व्यवस्था के द्वारा हम अस्थायी संपत्ति की उपयोगिता में होने वाली कमी को कुछ सीमा तक बढ़ा सकते हैं, किंतु उचित देखभाल तथा मरम्मत के बाद भी कभी कभी संपत्ति की दशा इतनी बिगड़ जाती है कि उसे कार्य लेना कठिन हो जाता है या काम लेना व्यवसाय के लिए, फर्म के लिए हानिकारक ही हो जाता है। उसके स्थान पर नई मशीनों या संपत्तियों की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है। संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए तुरंत ही पूंजी की व्यवस्था करनी बड़ी असुविधा होती है। अतः प्रबंधकों द्वारा लाभ का थोड़ा थोड़ा भाग प्रतिवर्ष ह्रास के रूप में क्या किया जाता है, काटा जाता है, जिससे कि संपत्तियों की पुनर्स्थापना आसानी से की जा सके। एक कारण तो ये भी हो गया जो हम ह्रास क्यों लगाते हैं, ह्रास का प्रबंध क्यों जरूरी है। मशीन एक दिन काम करना बंद कर देगा, उस दिन आपको बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी संपत्ति को खरीदने के लिए। अगर आप लगातार उसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी करते जाएंगे, इससे क्या होगा, लाभ कम हो जाएगा और उस राशि से आप मशीन को क्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल सा वे में कहें तो मशीन में धीरे धीरे क्रमिक जो मूल्य में कमी आती है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। J.R. बॉटली बॉय ने कहा है, यह एक साधारण ज्ञान की बात है, मतलब ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी अस्थाई संपत्ति जैसे बताया प्लांट, मशीन, यंत्र, भवन, फर्नीचर जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे इनके मूल्य में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है और व्यापार में लगातार प्रयोग होने से वे बेकार हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ह्रास। फिर स्पाइसर और पैगलर ने कहा ह्रास संपत्ति के क्रियात्मक जीवन की समाप्ति की माप है। ह्रास क्या है, तो संपत्ति के क्रियात्मक जीवन के समाप्ति की माप है जो एक निश्चित समय में किसी कारण से हो गई है। चलिए, अब परिभाषा कुछ विद्वान दिया है, आप लोग देख लीजिए। ह्रास के प्रबंध के उद्देश्य, पहला, उत्पादक व्ययों के लेखों का आधार। आप लोग अगर कहीं गए होंगे गाड़ी वाले के पास, जो हमको दरभंगा जाना है, गाड़ी
भाड़ा पर लेना है, तो वो आपको बताता है जो देखिए इतना दूर है, इतना उसमें पेट्रोल लगेगा, इतना ड्राइवर का कॉस्ट आएगा, इतना मशीन का घिसावट आएगा, इतना मोबिल लगेगा, तो ओवरऑल हमको इतना कॉस्ट आ जाता है राउंड फिगर में, इसलिए मैं आपसे 200 ही प्रॉफिट ले रहा हूँ, 500 ही प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो समझने की बात यही है, जो जैसे जैसे उस संपत्ति का हम उपयोग करते जाएंगे उसका मूल्य कम होता जाएगा। तो उत्पादक का जो लॉस होता है, जो संपत्ति के स्वामी होते हैं, तो वो डिप्रिसिएशन लगा के क्या करते हैं, तो वास्तविक प्रॉफिट की गणना कर पाते हैं। सभी संपत्तियों जो प्रयोग में आने के कारण घिसती है, और चूंकि उनके प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है, इनकी घिसावट को भी लाभ प्राप्त करने के अन्य व्ययों की तरह से एक व्यय मानना चाहिए। मतलब एसेट का उपयोग करके आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उस पे होने वाले व्यय को भी आप सामान्य व्यय की तरह ही ट्रीट करेंगे, इसलिए इसको घटा दिया जाए। आगे है लाभ हानि खाते का सही लाभ प्रकट करना, प्रकट न करना, मतलब जब आप ह्रास का प्रबंध नहीं करेंगे तो लाभ हानि सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिप्रिसिएशन के कारण तो आपका लॉस हुआ है, आप नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो आपका मन बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा खर्च कर देंगे, ज़्यादा मैनेजमेंट कर लेंगे, बाद में आपको पता चलेगा अरे डिप्रिसिएशन इतना हुआ था। तो मतलब वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं हो सकता है, इसलिए ह्रास का लेखाकरण है। फिर आगे चिट्ठे की सही स्थिति न दिखना, मतलब एसेट का दाम कुछ होगा उस दिन और आप कुछ और दिखाएंगे। एसेट 5 लाख में खरीद के लाए, आप 5 लाख ही दिखा देंगे, जबकि उस एसेट का वैल्यू उस दिन मार्केट में आपको 4 लाख ही होगा, तो 1 लाख आपने ज़्यादा एसेट का वैल्यू दिखा दिया, तो बैलेंस शीट भी ठीक से प्रदर्शित अपना नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए चिट्ठी, तो आपको ये पॉइंट याद रखना, ये बस ये उत्पादक व्ययों के लेखा का आधार, लाभ हानि खाते का सही प्रकट न करना, चिट्ठी की सही स्थिति न दिखाना, संपत्ति के पुनः स्थापना में कठिनाई होगा, अचानक आपके सामने में एक बहुत बड़ा पहाड़ सा आ जाएगा अमाउंट एसेट नया खरीदने के लिए, क्योंकि अचानक वो बंद हो जाएगा। आप धीरे धीरे अगर ऐसा लाभ में से कम करते जाते हैं तो आपके साथ सामने ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं होगा, पूंजी कम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ह्रास आप करते जाएंगे, अगर ह्रास का प्रबंध उचित नहीं करेंगे तो आपका पूंजी कम हो जाएगा। फिर आगे आता है पूंजी का लाभ के रूप में वितरण होना, लागत मूल्य ठीक न निकलना, यही सब इसका उद्देश्य है। अब आता है ह्रास की विभिन्न पद्धतियां। ह्रास लगाने की बहुत सारे पद्धतियां हैं, बहुत सारे पद्धतियां हैं, जिनमें से कुछ पद्धति का डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। निश्चित प्रभाग विधि, इसको सरल लेखा पद्धति भी बोलते हैं, सरल लेखा पद्धति भी बोलते हैं, इसको मूल लागत पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अस्थाई अस्थाई ह्रास पद्धति भी बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? तो इस स्थिति में, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में, हम प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल, प्रत्येक बार जो ह्रास निकालेंगे, जितना बार ह्रास निकालेंगे वो संपत्ति का जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, सपोज कीजिए अगर 5 लाख का आपने एसेट खरीदा तो आप प्रत्येक साल 5 लाख पर ही ह्रास काटेंगे। क्या मैंने कहा? अगर आपने 5 लाख में एसेट खरीदा तो पहला साल भी 5 लाख पे ह्रास काटेंगे, दूसरा साल भी 5 लाख पे ह्रास काटेंगे, तीसरा साल भी 5 लाख पे ह्रास काटेंगे, जब तक वह एसेट चलता रहेगा 5 लाख पर ही ह्रास कटेगा। तो अब इसको ग्राफ पे अगर हम खींचेंगे तो सब का एक ही लाइन आएगा, एक समान लाइन आएगा, जिसको हम एक रेखा से अगर एक समान करेंगे तो बराबर सीधा लाइन आएगा, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। तो एक हो गया ये। दूसरा आता है ह्रासित डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखिए इसमें इसको हम लोग क्रमागत ह्रास पद्धति भी बोलते हैं, घटते हुए मूल्य पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो प्रत्येक साल के ह्रास को संपत्ति के मूल्य में से घटा दिया जाता है, घटाने के बाद जो बैलेंस आता है उस पे हम ह्रास लगाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया ह्रासित शेष पद्धति। सपोज कीजिए 5 लाख का एसेट है, 10% डिप्रिसिएशन का रेट है, तो पहला साल कितना घटा जाएगा? 50,000। तो 5 लाख में से 50,000 पहले घटाइए, दूसरे साल बचेगा कितना? 4,50,000। डिप्रिसिएशन होगा 4,50,000 पे, कितना? 10%, 45,000 हुआ। फिर 4,50,000 में से 45,000 घटाइए, बच गया कितना? 4,05,000। तीसरा साल 4,05,000 पे डिप्रिसिएशन होगा 40,500। तो ऐसे करके घटते घटते आप एक दिन देखेंगे एसेट का वैल्यू पूरा खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ह्रासित शेष पद्धति। फिर आता है वार्षिक वृत्ति पद्धति, एन्युटी मेथड, मतलब इसमें एक साल का एक मूल्य मान लिया जाता है। फिर आता है दूरी पद्धति, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर आता है पुनर्मूल्यांकन पद्धति, कार्य क्षमता घंटा पद्धति। तो यही सब है
मेनली डिप्रिसिएशन लगाने का तरीका 2-3 मेन है, ठीक है। एक है ह्रास समायोजन विधि, यानी कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ऐसे करके। तो आपको यह क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।